नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा डार्क ऑक्सीजन के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा ऑक्सीजन है जो अंधेरे में पैदा होता है, नाम से ही पता चलता है। जिस ऑक्सीजन के बारे में आप और हम बचपन से पढ़े हैं वो है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो ऑक्सीजन वातावरण में पैदा होती है, पेड़ पौधे उसे निष्कासित करते हैं, उसके बारे में। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ज़मीन से पानी खींचती है और कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करके और जो कार्बोहाइड्रेट बनाती है, उस दौरान ऑक्सीजन निकलता है। उस दौरान उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, जो इलेक्ट्रॉन की भरपाई पानी करता है और उसी दौरान पानी टूट जाता है। इसको फोटोलाइसिस प्रक्रिया बोलते हैं। और जो पानी टूटता है H2O, वो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 में टूट जाता है। यही O2 बाहर निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट, यू कैन से। अब ये वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित रखने में मदद करता है, क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम भी करते हैं रेस्पिरेशन के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से। इतना सबको पता है। लेकिन ये डार्क ऑक्सीजन अचानक से, ये 2024 का आविष्कार है। आपके स्क्रीन पर ये पेपर है नेचर जियोसाइंस का, और एंड्रयू स्वीटमैन और उनके ग्रुप ने एक रिसर्च किया जिससे ये पता चला कि ऐसे एक किस्म के ऑक्सीजन हैं जो अंधेरे में उत्पन्न होते हैं। चलिए डीप में जानते हैं इसके बारे में क्या है। एंड्रयू स्वीटमैन और उनके ग्रुप ने 2013 में एक रिसर्च प्रारंभ किया था, जिसमें उन्होंने समुद्र की तलहटी पर, माने पैसिफिक ओशन, जो प्रशांत महासागर है, वहाँ पर एक क्लेरियन क्लिपर्टन जोन है जो कि एक लाइसेंस्ड एरिया है। वहाँ जो समुद्र की गहराई, एकदम गहरे समुद्र में 4000 मीटर की गहराई पर जाकर के उस जो तलहटी है, वहाँ का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मापा। और मापते वक्त ये पाया कि ऑक्सीजन की मात्रा करीब 47 घंटे का एक एक्सपेरिमेंट था, और वो एक्सपेरिमेंट वो लोग काफ़ी बार रिपीट किए हैं, जिसमें उन्होंने, मैं बताता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में, कि वो एक किस्म का चेम्बर है जिसको वो लोग बोलते हैं बेंथिक चेम्बर लैंडर, जो जाकर ज़मीन पर चिपक जाता है और वो सील्ड है। उसके बाहर से उसमें कोई गैस अंदर नहीं घुस सकता, अंदर से कोई गैस बाहर नहीं जा सकता। तो वो उस क्लोज्ड चेम्बर के अंदर जो गैस शुरू में थी, उसकी मात्रा उन्होंने मेज़र की, और 47 घंटा के बाद जब मेज़र किया तो उनको वो करीब 3-4 गुना बढ़ी हुई ऑक्सीजन की मात्रा मिली, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कोई खास तब्दीली नहीं हुई। तो लेकिन इससे पहले जो बातें पता थी कि वहाँ जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मैंने ऑक्सीजन को घटना चाहिए था, जबकि वहाँ ऑक्सीजन बढ़ा हुआ मिला। तो ये एक थोड़ा आश्चर्य कर देने वाला घटना थी। तो उनको शुरू में डाउट था कि ये जो ऑक्सीजन बन रहा है, कहीं उनके मशीन में कोई ख़राबी की वजह से तो नहीं बन रहा है। उनका जो मशीन का जो इलेक्ट्रोड है, वहाँ से कोई लीकेज हो रहा हो। कोई सवाल करेगा कि आपका जो एक्सपेरिमेंट में ये मशीन के चलते ही हुआ होगा। तो उन्होंने उसके लिए फुल प्रूफ चेक भी किया और रिपीटेड वे में एक्सपेरिमेंट्स वो किए, उनको बार बार वो बढ़ा हुआ मिला। साथ में वो एक केमिकल एक्सपेरिमेंट, केमिकल मेथड, जो विंकलर मेथड से भी ऑक्सीजन की मात्रा को मापा, वो भी बढ़ा हुआ मिला। लेकिन अब चलिए जानते हैं कि इन वैज्ञानिकों ने वहाँ जाकर समुद्र की तलहटी पर अचानक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मापनी शुरू क्यों कर दी। इसका भी एक बैकग्राउंड है, आइए जानते हैं इस बैकग्राउंड के बारे में। बात दरअसल ये है कि वहाँ एक किस्म के पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और ये पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स सोर्स हैं निकेल के, कोबाल्ट के, जिंक का, आयरन का, लिथियम का। ये सब जो एलिमेंट्स हैं, इनका इस्तेमाल होता है बैटरी बनाने में। ईवी जो गाड़ियाँ चलती हैं, उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने में, ड्राई सेल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको डीप सी माइनिंग कंपनीज बोलते हैं, उनका नज़र अब इन पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स पर है। समुद्र की तलहटी पर पाया जाता है 4000 मीटर की गहराई पर, जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचता। वहाँ से इनको वो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स चाहिए जहाँ से ये सब एलिमेंट्स वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। इनका कहना है कि ये ग्रीन माइनिंग है और इससे वो कार्बन उत्सर्जन को करीब 90% घटा देंगे। अब इनका ये प्रलोभन, इसका जो इम्पैक्ट होगा, इकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होगा, उसका स्टडी करना ज़रूरी था। इसीलिए
जो स्वीटमैन के ग्रुप ने ये एक्सपेरिमेंटेशन किया था, ये इम्पैक्ट जानने के लिए। उससे पहले का जो स्थिति है उसके बारे में भी तो एक अनुमान, एक धारणा होनी चाहिए। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटेशन किए गए थे, तो जिससे पता चला कि नहीं, यहाँ ऑक्सीजन पैदा हो रहा है। इसी ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन नाम दिया गया, क्योंकि ये अंधेरे में पैदा हो रहा है। यहाँ लाइट, ये अफोटिक जोन है, यहाँ पर प्रकाश किसी भी हालत में पहुँच नहीं सकती और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यहाँ नहीं हो रही है। तो फिर ये प्रश्न सामने आ रहा है कि ऑक्सीजन आखिर बना कौन रहा है। तो अचानक उन्होंने सोचा कि कहीं ये पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स ही तो ऑक्सीजन नहीं पैदा कर रहे हैं। तो उन्होंने पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स के सरफेस का वोल्टेज मापा, तो उनको वोल्टेज 0.95 वोल्ट हर एक साइड्स पे मिले। 0.95 वोल्ट्स काफ़ी नहीं होते हैं हाइड्रोलाइसिस करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक जो पानी को तोड़ने की प्रक्रिया है उसके लिए 0.95 वोल्ट काफ़ी नहीं है। लेकिन बहुत सारे साइट्स पर एक साथ अगर पैदा हो तो ये हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, और यही कारण था कि वहाँ ऑक्सीजन बन रहा था। इनफैक्ट ये जो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स हैं यही ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे। तो ये एक नया किस्म का आविष्कार आप इसको कहेंगे कि अब तक हम जानते थे कि जो भी ऑक्सीजन वातावरण में है वो सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के कारण है, कोई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं था। ये हमारा अब तक का नॉलेज। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस करके आप पानी से ऑक्सीजन बना सकते हैं लोग आर्टिफिशियली, लेकिन नेचुरल सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम अब तक का ज्ञात नहीं था। तो आइए थोड़ा बैकग्राउंड में जानते हैं कि ये जो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स है तब कितने पुराने हैं। क्या जो हमारा नॉलेज है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ साइनोफाइसी एल्गी के आने के बाद से, कहीं उससे पहले से तो ये प्रक्रिया नहीं चल रही थी? मैंने फोटोसिंथेसिस के अलावा अगर ये है तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि उससे पहले रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था अर्थ का, और उसी समय ओरिजिन ऑफ लाइफ वगैरह सब जो हुआ था। उसके बाद जब साइनोफाइसी एल्गी या दूसरे एल्गी आ गए तब वो पानी को तोड़ करके, जो मैंने शुरू में बताया, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन बनाना शुरू किए। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बिल्डअप हुआ और करीब आज से 240 करोड़ साल पहले की घटना को बोला जाता है ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, जो बोला जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर 16% हो गई। उसके बाद दोबारा करीब 55 करोड़ साल पहले भी इस तरह की घटना घटती है, जो ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट का सेकेंड इवेंट है, जिसमें ये 21% के आसपास में जो आज का एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन ऑक्सीजन का, वहाँ पहुँच गया। चलिए अब जानते हैं कि ये जो इनको माइनिंग करने से प्रॉब्लम क्या है, माने इकोलॉजिकल प्रॉब्लम किस किस्म का यहाँ जनरेट होगा। देखिए, पहले तो हमें ये नहीं मालूम कि ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है ये इसका कितना प्रभाव है वहाँ के जो जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जीवन पर इनका प्रभाव कितना है। जितना भी हो प्रभाव तो ज़रूर है, और इसको हम अगर डिस्टर्ब करते हैं तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसके नतीजे निकलेंगे, उसके बारे में हम नहीं जानते। तो ऐसे में नेचर को छेड़छाड़ करना कितना उचित होगा, ये तो पहली बात है। दूसरी बात, अगर मैं सचमुच मान लेता हूँ वहाँ जाकर ये मशीन लगाकर माइनिंग करना शुरू करते हैं, तो आप इस चित्र के माध्यम से समझिए कि देखिए वहाँ जाकर के ये मशीन लगाएंगे, इस किस्म का एक मशीन लगाएंगे जो स्क्रीन पर दिख रहा है, और वहाँ से वो मिट्टी, जब वो पत्थर को कलेक्ट कर रहे होंगे तो वो सक्शन प्रेशर के थ्रू मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा वो हवा छोड़ेंगे, जिससे धूल कण पैदा होंगे, और वो धूल कण पानी में घुलकर पानी का जो घनत्व है, पानी का जो विजिबिलिटी कह सकते हैं, या फिर उसमें जो पार्टिकल्स की मात्रा है उसको इतना बढ़ा देंगे कि जो जीव वहाँ पानी को फिल्टर करके जीवित रहते हैं, मैंने जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर फीडर्स, जैसे कि सी एनिमोन हुए या फिर कोरल्स हुए, ये सब मर जाएंगे। और वहाँ बायोडाइवर्सिटी उतना भी रिच नहीं है। जो फूड चेन है उसमें से अगर एक को निकाल लें तो पूरा फूड चेन कलेप्स कर जाता है। इसलिए ये ऐसा करने पर ये माइनिंग ऑपरेशन काफ़ी खतरनाक हो सकता है, वहाँ का पूरा इकोसिस्टम नष्ट हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस इकोसिस्टम के साथ हमारा इकोसिस्टम किसी न किसी माइनर फैक्टर के द्वारा जुड़ा हुआ हो, और फिर वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए प्रॉब्लम, पूरा पृथ्वी के लिए जो लिविंग सिस्टम है उसके लिए भी प्रॉब्लम अराइज कर सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स है इनको बनने में काफ़ी समय लगता है, इनको लाखों साल इनको बनने में लगे हैं। 54 करोड़ साल पहले करीब ये बनना शुरू हुए थे। तो जब मैं ये जानना चाह रहा था कि कितने पुराने हैं, क्योंकि हमारा जो एक कंसेप्ट ये भी है कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो शुरुआती दौर में वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और पृथ्वी का एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा जो आई वो काफ़ी बाद में आई, जब वो साइनोफाइसियन एल्गी
पैदा हुए वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही ऑक्सीजन पैदा किए, फिर ओजोन लेयर भी बना। और ये जो ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट बोलते हैं GOE, ये आज से करीब 240 करोड़ साल पहले की घटना है। उससे पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, ना के बराबर थी, और ये धीरे धीरे बिल्डअप होकर ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के दौरान करीब 16% तक पहुंची थी। सेकेंड ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट करीब 55-60 करोड़ साल पहले होता है, जब ये मात्रा बढ़कर 21% आज की जो मात्रा है वहां तक पहुंची। तो ऑक्सीजन की कहानी ये है पृथ्वी के ऊपर में। तो मैं ये जानना चाह रहा था, कहीं पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स का ये पहले से तो नहीं थे कि इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा हो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में। तो मुझे पता चला कि ये पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स बनते ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, मतलब ऑक्सीजन के बिना ये बन ही नहीं सकते। और इनका बनने की जो प्रक्रिया है वो एक कोर सेंटर में एक हार्ड चीज़ होना चाहिए, जैसे कि पत्थर हो या फिर मछलियों का स्केल्स हो सकते हैं, या ज़्यादातर मात्रा में वो शार्क के टीथ मिले हैं, उनके ऊपर लेयर बाय लेयर ये डिपोजिशन होता है इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनका सॉल्ट्स का। और इनके बढ़ने का जो रेट है वो 2 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर प्रति लाख साल है। यानी यहाँ पर पीछे जाते हैं और उनका साइज़ के हिसाब से अगर पीछे जाते हैं तो ऐसा पता चलता है कि ये करीब 53-54 करोड़ साल पहले ही बनना शुरू हुए थे। तो अब इतने साल इनको लगा ये बनने में, और आप इसको माइनिंग करके 50, 60, 100 साल के अंदर इनको ख़त्म कर देंगे, तो ये पॉलीमेटिक नोड्यूल्स का इस पृथ्वी पर कुछ तो रोल रहेगा ना। ये जो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं इसका तो कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली इकोसिस्टम पर रहेगा, और आप इसको पूरा ख़त्म कर देंगे तो ऐसे में तो आप काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। ये पॉलीमेटिक नोड्यूल्स तो आपके इस जीवन में फिर दोबारा बनने वाले नहीं हैं। तो ये थी आज की कहानी पॉलीमेटिक नोड्यूल्स और खासकर डार्क ऑक्सीजन के बारे में। तो डार्क ऑक्सीजन क्या है आपने समझा कि ये ऑक्सीजन वो दरअसल समुद्र की तलहटी पर पैदा हो रहा है, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, और 4000 से 6000 मीटर की गहराई, जिसको अबिसल सी फ्लोर बोलते हैं, वहाँ ये पैदा हो रहा है। और इसके पैदा होने में फोटोसिंथेसिस का कोई रोल नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी का कोई रोल नहीं है, प्लांट्स वहाँ है नहीं। वहाँ कुछ बैक्टीरिया हैं डेफिनेटली, जो कि, और कुछ एनिमल्स होंगे जो रेस्पिरेशन, क्योंकि वहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन है, और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए ही होता है जो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स के बनने में। उनका ऑक्सीजनेटेड मेथड है पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स का बनना, और ये पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स ही बना रहे हैं ऑक्सीजन। तो ये था डार्क ऑक्सीजन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करें, इसका बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसे वीडियो डालता रहूँगा। आजकल मैं लेमैन्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं वो जो पहले मेरे पीछे के वीडियो जाएंगे तो वो हार्डकोर बायोलॉजिस्ट के लिए है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियोज़ हैं। वो भी बीच बीच में आते रहेंगे, जिनको वो देखना है वो देखेंगे, जिनको लेमैन्स वाली जो इस तरह की वीडियो पसंद है वो इनको देखें, और इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज आप यहाँ से ले जाएं। थैंक यू सो मच।